नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हमारा जो पॉइंट है वो है कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य। मतलब कोशिका झिल्ली है वो एक कोशिका के लिए कौन कौन से कार्य करती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में, और कोशिका झिल्ली की संरचना का जो सर्वमान्य मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था, तो उसके बारे में अपन ने डिटेल से जानकारी प्राप्त की है। उसमें से सवाल भी आता है कई सारे, तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और प्ले लिस्ट में जाना है, किसकी, बायोलॉजी की प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को आप जरूर देख लें और बेल वाले आइकन को दबाना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो अपना समय बर्बाद किए बिन अपन चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो अपना आज का पॉइंट है कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य। तो एक कोशिका के लिए कोशिका झिल्ली है वो मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य है वो इसके द्वारा किए जाते हैं, तो उन कार्यों को अपन देखेंगे आज। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में यदि अपन देखें तो मोटे तौर पर जो पहला जो कार्य है वो यही होता है कोशिका झिल्ली का कि कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना। कोशिका को क्या प्रदान करना? कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना। कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना, यह है इसका मुख्य कार्य पहला। तो और कोशिका भित्ति का भी ये कार्य होता है ना, लेकिन कोशिका भित्ति सब में पाई जाती नहीं है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति नहीं होगी तो कोशिका झिल्ली ये कार्य करेगी, कोशिका को निश्चित आकृति, निश्चित आकार, सॉरी ध्यान रखना, निश्चित आकार, वापस कोशिका झिल्ली का जो पहला का जो कार्य है वह कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना। क्या प्रदान करना? निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना। इसके अलावा दूसरा जो कार्य देखें, कोशिका झिल्ली का जो दूसरा कार्य जो होता है वो होता है कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उन कोशिकांगों की रक्षा करना। उन कोशिकांगों की क्या करना? रक्षा करना। तो दूसरा कार्य हो जाएगा कोशिकांगों की रक्षा करना या सुरक्षा। कोशिकांगों की क्या करना? सुरक्षा करने का कार्य है वो हो जाएगा इसका दूसरा कार्य, ठीक है। तीसरे कार्य की बात करें कोशिका झिल्ली का, ठीक है, तो ये क्या करती है? पदार्थों के परिवहन का नियंत्रण करती है ना। ये अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में होती है। तो ये कौन सा कार्य करती है? पदार्थों के जल और जल के साथ अन्य जो जितने भी पदार्थ है ना उनका परिवहन का नियंत्रण करना। पदार्थों के परिवहन का क्या करना? नियंत्रण करना। क्या करना? नियंत्रण करने का कार्य है वो इसके द्वारा ही किया जाता है। हमने तरल मोज़ेक मॉडल में पढ़ा था कि समाकलित प्रोटीन और जो परिधीय प्रोटीन होते हैं वो वसा अणु के साथ मिलकर कौन से पदार्थ कोशिका के लिए आवश्यक है, कौन से पदार्थ कोशिका के लिए अनावश्यक है, इन सब पदार्थों को अंदर आने व बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करते हैं या उस कार्य को नियंत्रित करते हैं। तो पदार्थों के परिवहन का नियंत्रण करने का कार्य है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि अपन बात करें, ठीक है, तो कोशिका झिल्ली है वो कोशिकीय आसंजन में भी सहायता करती है। किसमें? कोशिकीय आसंजन में सहायता करती है। कोशिकीय आसंजन में, कोशिकीय आसंजन का मतलब है दो कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य भी करती है। कोशिकीय आसंजन का कार्य, ठीक है, कोशिकीय आसंजन का कार्य है वो भी इसके द्वारा है वो किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्य की बात करें, पांचवा कार्य यदि अपन देखें मोटे तौर पर, ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिकीय आसंजन के अतिरिक्त, कोशिकीय आसंजन के अतिरिक्त ये कुछ जीव जो होते हैं, जैसे विशेष तौर से बात करें अपन प्रोकैरियोटिक जीव, तो उनमें श्वसन का कार्य करती है। तो श्वसन के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या करती है? अंतर्वलन करती है, फोल्ड होती है। त्रिस्तरीय फोल्ड के द्वारा ये श्वसन अंग मिजोसोम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मिजोसोम का निर्माण करती है।
और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। मिजोसोम। तो मिजोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है और ये श्वसन का कार्य करता है। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किनमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली का कार्य अपन देखें तो कोशिका जो झिल्ली होती है वो जो अमीबा जैसे जो जीव होते हैं उनमें भोजन के अंतर्ग्रहण में भी सहायता करती है। उस कार्य को अपन बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। उसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया क्या है? एक कोशिकीय जो जीव है, विशेष तौर से अमीबा है, तो वो क्या करता है कि भोज्य कणों को अपने कूटपादों के द्वारा घेर लेता है। तो वो जो कूटपाद बनते हैं वो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही बनते हैं और भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपादों की सहायता से करते हैं। तो वहां पे कोशिका झिल्ली के द्वारा ही पदार्थों को अंदर ग्रहण करता है। पदार्थों के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? अमीबा के अंदर एंडोसाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस कहलाती है। इसके अलावा ऐसे एक कोशिकीय जीव में इसके अतिरिक्त सातवां कार्य अपन देखें तो वो है एक्सोसाइटोसिस। कौन सा? एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? कोशिका झिल्ली अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। किनको? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। तो एक कोशिकीय जीव है उनमें कोशिका झिल्ली है वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी करती है। जैसे कि अमीबा की बात करें, किसकी बात करें अपन? अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर कोशिका झिल्ली के द्वारा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों क्रियाएं की जाती है। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? पदार्थों को अंदर ग्रहण करने का प्रक्रम अमीबा में एंडोसाइटोसिस कहलाएगा और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सोसाइटोसिस, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम। ठीक है, तो ये कार्य भी कोशिका झिल्ली के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अपन बात करें तो कोशिका झिल्ली जो है वो और भी बहुत सारे कार्य है कोशिकाओं में करती है। ठीक है, जैसे बात करें अपन परिवहन में, तो परिवहन के अंतर्गत देखें तो परिवहन है वो दो प्रकार का होता है। परिवहन की इधर बात करें, कोशिका झिल्ली है वो पदार्थों के परिवहन का नियंत्रण करती है। तो नियंत्रण है वो किस प्रकार से होता है उनको अपन देखते हैं। एक तो इसके द्वारा होता है निष्क्रिय परिवहन। कौन सा? निष्क्रिय परिवहन। पदार्थों का कैसा परिवहन? निष्क्रिय परिवहन। और एक इसके द्वारा किया जाता है पदार्थों का सक्रिय परिवहन। पदार्थों का कैसा परिवहन? सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन। तो निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन क्या होता है? इन्हीं के द्वारा पदार्थ अंदर और बाहर जाते हैं। तो निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है? पदार्थ या जो भी अणु होता है ये अणु अपनी उच्च सांद्रता से, कौन सी सांद्रता से? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। किस सांद्रता से? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः ही गति करते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन निष्क्रिय परिवहन, क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे एटीपी या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतः ही अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो निष्क्रिय परिवहन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें वही मामला है दाबांतर वाला। जैसे वायु किस ओर से किस ओर चलती है? वायु चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। भाई दाबांतर दो स्थानों में दाबांतर उत्पन्न होता है। जैसे मान लिया कि स्थान ए है, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। तो इन एक स्थान का दाब हो गया, जैसे मान लिया कि उच्च वायु दाब हो गया, यहाँ का दाब हो गया उच्च दाब और यहाँ पे दाब क्या हो गया? निम्न दाब। तो आपको पता है एयर जो होती है, हवा जो होती है वो उच्च वायु दाब वाले स्थान से निम्न वायु दाब वाले स्थान की ओर प्रवाह करेगी। आगे बात समझ में? ठीक है, इसी प्रकार तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है? दो स्थानों के बीच में दाबांतर उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? दाब में अंतर, उसको बोलते हैं अपन दाबांतर। तो दो स्थानों में जब दाबांतर उत्पन्न होता है तो उच्च दाब वाले स्थान से निम्न दाब वाले स्थान की ओर ऑटोमेटिक वायु प्रवाह करने लग जाती है। ठीक है, हवा है वो गतिशील अवस्था में आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं पवन। क्या बोलते हैं? पवन। ध्यान, गतिशील हवा को पवन बोलते हैं। ऐसे तो पवन के हवा का पर्यायवाची शब्द है पवन, लेकिन पवन तब कहेंगे जब हवा गतिशील अवस्था में रहेगी
तब उसको पवन कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसी प्रकार निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है, पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, उसमें ऊर्जा की उसको आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस प्रकार के पदार्थों के परिवहन को क्या कहते हैं, निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। अरे ये वही बात है, जैसे मान लिया कि पानी है, पानी अपन जमीन पे गिराएंगे तो पानी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी लगती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक पानी का जो फ्लो है वो ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर रहेगा। आगे बात समझ में। या यूं मान लो कि पानी अपने जो घर होता है, घर में ऊपर छत पर टंकी रखी होती है, उसमें पानी होता है, तो वो नीचे आएगा तो उसमें अपने को कोई विद्युत की वगैरह की आवश्यकता थोड़ी के, बिना बिजली के ही काम चल जाएगा। ऊपर से पानी तो नीचे ग्रेविटी के कारण आ जाएगा, लेकिन उसी पानी को यदि अपन ऊपर चढ़ाएंगे, नीचे से ऊपर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, तो अपने को मोटर चलानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, विद्युत मोटर का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे अपन विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, तो इस प्रकार के परिवहन को अपन बोलते हैं सक्रिय परिवहन। तो सक्रिय परिवहन निष्क्रिय परिवहन का जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पदार्थ निम्न सांद्रता से, किससे, पदार्थ अपनी निम्न कंसंट्रेशन से, अर्थात निम्न सांद्रता से किस सांद्रता की ओर जाएंगे, उच्च सांद्रता की ओर गमन करेंगे। तो ये प्रोसेस है वो स्वतः नहीं होगा, ये प्रोसेस है वो स्वतः नहीं होगा। इस प्रोसेस में कोशिका को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए इसको बोलते हैं सक्रिय परिवहन। कौन सा परिवहन बोलते हैं, इसको अपन सक्रिय परिवहन के नाम से जानते हैं। वही बात होगी जैसे पानी को नीचे से ऊपर जो छत पर रखी गई टंकी है उसमें अपने को चढ़ाना है, तो अपने को विद्युत ऊर्जा का उपयोग करना है। तो नीचे से ऊपर मतलब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अपन पदार्थ को जब भी अभिगमन होगा, ठीक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब ये यूं समझो कि ऐसा स्थान जहां पे ऑलरेडी पदार्थों की मात्रा क्या है, कम है, और ऐसा स्थान जहां पे पदार्थों की ऑलरेडी मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो अपन क्या करें, ज्यादा जहां पे सांद्रता वहां से तो निम्न की ओर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो उसको तो अपन निष्क्रिय बोल देंगे। लेकिन निम्न पहले से पदार्थों की सांद्रता क्या है, कम है, और दूसरे स्थान पे पहले से पदार्थों की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, तो अपन निम्न सांद्रता वाले स्थान से उच्च सांद्रता वाले स्थान की ओर अपने को पदार्थों को भेजना है, ठीक है। तो स्वतः तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे सांद्रता प्रवणता उत्पन्न नहीं है। जैसे दाबांतर होता है वैसे सांद्रता प्रवणता एक वर्ड काम में लिया जाता है। कौन सा शब्द है, सांद्रता प्रवणता, ध्यान रखना, सांद्रता प्रवणता, ये वर्ड उसी की तरह जैसे दाबांतर होता है, दो स्थानों के दाब में अंतर को क्या बोलते हैं, दाबांतर। ऐसे दो स्थानों पर किसी पदार्थ की सांद्रता में जो अंतर होता है, जो कंसंट्रेशन में जो अंतर होता है, उसको बोलते हैं सांद्रता प्रवणता। क्या बोलते हैं, सांद्रता प्रवणता बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध पदार्थ है वो गमन करते हैं, विरुद्ध। भाई सांद्रता प्रवण जैसे दाबांतर है उच्च से निम्न की ओर, तो उच्च से निम्न की ओर तो हो सकता है। ऐसे यहाँ पे सांद्रता प्रवणता के अनुदिश, यहाँ पे क्या होता है, सांद्रता प्रवणता के अनुदिश होता है, सांद्रता प्रवणता के अनुदिश होता है। मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन होगा तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये निष्क्रिय परिवहन होगा। यहाँ पे सांद्रता प्रवणता के विपरीत पदार्थों का क्या होता है, अभिगमन होता है। मतलब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पदार्थों का अभिगमन होगा तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इस प्रकार के परिवहन को बोलते हैं सक्रिय परिवहन। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों का दोनों ही प्रकार का परिवहन होता है, निष्क्रिय परिवहन भी होता है और सक्रिय परिवहन भी होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये, अब इनके उदाहरणों की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं। निष्क्रिय परिवहन के दो उदाहरण होते हैं, एक तो होता है विसरण, एक तो क्या होता है, विसरण। विसरण की प्रक्रिया निष्क्रिय परिवहन का ही उदाहरण है, ठीक है। और एक इसका उदाहरण हो जाएगा परासरण, ठीक है, परासरण। तो विसरण परासरण क्या होता है आगे के वीडियो में अपन देखेंगे जब कभी आएंगे तो, ठीक है, डिटेल से। तो विसरण और परासरण है वो निष्क्रिय परिवहन के ही उदाहरण होते हैं। और सक्रिय परिवहन के उदाहरणों की बात करें तो सक्रिय परिवहन में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन वाहकों के द्वारा जो समाकलित और परिधीय प्रोटीन है इनके द्वारा होने वाला जो है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। सक्रिय प्रोटीन वाहकों के द्वारा, प्रोटीन वाहक काम में आते हैं। तो प्रोटीन वाहकों के द्वारा जो पदार्थों का परिवहन होता है वो सक्रिय परिवहन में आता है। आगे बात समझ। भाई मान लिया कि जैसे कोई पदार्थ कोशिका के लिए आवश्यक है और कोशिका के अंदर वो ऑलरेडी है और बाहर उसकी मात्रा कम है और अंदर
पहले से ही ज़्यादा है, क्योंकि कोशिकाओं को उपयोगी पदार्थ तो हमेशा चाहिए ही होते हैं। तो कोशिका के अंदर किसी पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है और कोशिका के बाहर पदार्थ की मात्रा कम है, फिर भी कोशिका उसको बाहर से अंदर की ओर खींचेगी, ऊर्जा खर्च करके खींचेगी उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो कोशिका के लिए जरूरी है। तो ऐसे जगहों पे सक्रिय परिवहन है वो होता है। तो ये मोटे तौर पे कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य है। ऐसे तो बहुत सारे कार्य कोशिका झिल्ली के, पर जनरल साइंस में इतना शामिल नहीं किया जाता। तो इनका एक बार मैं नोट्स के रूप में इनको एक बार मैं लिख देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 4 कार्य है, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर अगले वाले कार्य देखते हैं, ठीक है, जल्दी से। ओके, तो पहला कार्य क्या है? पहला कार्य कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना। दूसरा, कोशिका अंगों की क्या करना? सुरक्षा करना। तीसरा है चयनात्मक व अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य कर पदार्थों व जल के परिवहन का क्या करना? नियंत्रण करना। आगे बात, अब इसमें एक जानकारी लिख दी है मैंने कि कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का जो परिवहन है वो निम्न 2 प्रकार से होता है। पहला है निष्क्रिय परिवहन, दूसरा है सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है? जब पदार्थों का परिवहन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है तो उसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखना, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण बात करें, विसरण और परासरण किसके उदाहरण है? निष्क्रिय परिवहन के उदाहरण है। अब है सक्रिय परिवहन। तो सक्रिय परिवहन क्या होता है? जब पदार्थों का परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है तो उसे सक्रिय परिवहन कहते हैं और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटीन वाहकों के द्वारा होने वाला जो परिवहन है वो इसमें आता है। चौथा कार्य कोशिका झिल्ली का, यह कोशिकीय आसंजन में सहायता करती है, मतलब 2 कोशिकाओं को चिपकने में सहायता करती है। अगला कार्य देखते हैं, 5वां पॉइंट है जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली। एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, 5वां पॉइंट देखते हैं वापस। जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर किसका निर्माण करती है? मिजोसोम का निर्माण करती है जो शोषण का कार्य करता है, ठीक है। और ये त्रिस्तरीय अंतर्वलन होता है। कैसा होता है? 3 स्तरों वाला। ध्यान रखना, त्रिस्तरीय अंतर्वलन के द्वारा मिजोसोम का निर्माण करता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जीवाणु का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के सारे जो लक्षण है वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। आगे बात करें, अमीबा जैसे जीव में है ना, अमीबा जैसे जीव जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, ध्यान रखना, एक कोशिकीय यूकैरियोट होता है अमीबा जैसे जीव में कोशिका झिल्ली भोजन के अंतर्ग्रहण, ठीक है, भोजन को ग्रहण करने के लिए भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायता करती है या सहायक होती है। और कोशिका झिल्ली के द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण के जो प्रक्रम होता है उस प्रक्रम को या प्रक्रिया को क्या बोलता है? एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहता है? एंडोसाइटोसिस। तो ध्यान रखें, एंडोसाइटोसिस जो है वो वैसे 2 प्रकार का होता है। बता दूं मैं जानकारी के लिए, एक तो होता है आपके फेगोसाइटोसिस। क्या होता है? फेगोसाइटोसिस। और एक होता है आपके पिनोसाइटोसिस। क्या होता है? पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? ठोस रूप में पदार्थ को अंदर ग्रहण किए जाएंगे। किस रूप में? यदि कोशिका झिल्ली के द्वारा एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा अंतर्ग्रहित किए गए जो पदार्थ है वो किस रूप में है? ठोस रूप में है। किस रूप में है? ठोस रूप में है। तो उनको बोलते हैं, उस एंडोसाइटोसिस को बोलते हैं अपन फेगोसाइटोसिस। और यदि कोशिका झिल्ली के द्वारा अंतर्ग्रहित किया गया पदार्थ है, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा अंतर्ग्रहित किया गया जो पदार्थ है वो किस रूप में है? तरल रूप में है। किस रूप में है? तरल रूप में है। तब उस एंडोसाइटोसिस को अपन क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस बोला जाता है। तो फेगोसाइटोसिस 2 प्रकार का होता है, ये अमीबा के अंदर पाया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब बात करें, कोशिका झिल्ली द्वारा अनावश्यक पदार्थों को कोशिका द्वारा अनावश्यक पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से, किसके माध्यम से? कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्य है, पर अपने को इतना ही पढ़ना है, ठीक है। डीपली साइंस में नहीं जाना है, अपन सामान्य
विज्ञान की बात करेंगे जनरल साइंस में, तो इतना ही पर्याप्त है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।